हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इफ़ेक्ट्स क्या है हीट का। अब हम लोग को ये बात तो पता है कि हम लोग एक इंसान है और हम लोग किसी न किसी सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट हैं। जैसे कि हम लोग को अगर लाइट की ज़रूरत होता है तो हम लोग सन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो सन जो सोर्स है वो किस क्या क्या चीज़ का सोर्स है? तो पहला चीज़ है वो लाइट का सोर्स है। दूसरा चीज़ क्या है? वो एक तरीके का हीट का भी सोर्स है। सन जो है हम लोग को ताप भी देता है और लाइट भी देता है। तो हम लोग का जो जीवन है, चाहे मैन का हो या जितने भी एनिमल्स का है, सबका जीवन जो है एक मेन मेजर सोर्स ऑफ जो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है वो सन से रिलेटेड है। ठीक है। तो सन जो है वो क्या करता है, हम लोग के पृथ्वी पे एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सन के जो एनर्जी जो प्रोवाइड करता है उसमें से एक एनर्जी होता है हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी की वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट दिखा देता है हमारे अर्थ के सरफेस पे। तो पहली बात, जहाँ भी हीट होगा तो वहाँ पे राइज इन टेम्परेचर होगा। हीट और टेम्परेचर के बीच में एक थोड़ा सा, मतलब कि हीट और टेम्परेचर के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या चीज़ का? हीट को क्या बोलते हैं? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? अगर मेजरिंग हम लोग कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं हीट का, तो उस चीज़ को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। अब मेजरमेंट जो अगर कर रहे हैं हीट का तो वो किस में किया जाता है? तो डिग्री सेल्सियस में स्पेशली किया जाता है। और टेम्परेचर हम लोग किसी भी सब्सटेंस का मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हीट जो है वो एक तरीके का क्या है? सिर्फ गर्मी है। ठीक है। अब आगे समझते हैं राइज ऑफ टेम्परेचर जो है। अब इफ़ेक्ट्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला चीज़ आएगा राइज इन टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? तो पहली बात, हम लोग किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है, मान लिया जाए कोई एक आयरन है, आयरन का पीस रखा हुआ है, उसका टेम्परेचर हम लोग या तो उसको एक एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करके कर सकते हैं या तो इसको एक चूल्हे पर रख दिए। इसको जब चूल्हे पे रखेंगे तो ये क्या होगा? हीट होगा। और जैसे ही ये एक मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो इसका जो सॉलिड का शेप साइज़ है वो क्या होने लग जाएगा? मेल्ट होने लग जाएगा। मतलब कि राइज इन टेम्परेचर की वजह से जो सॉलिड का स्टेट है वो भी चेंज होता है। सॉलिड जो है मेल्ट होकर किस में फॉर्म होने लग जाएगा? तो लिक्विड स्टेट में फॉर्म होने लग जाएगा। तो राइज इन टेम्परेचर से जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, और टेम्परेचर अगर इस बॉडी का हम लोग निकाल देते हैं तो वो हम लोग टेम्परेचर उसका डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर कोई भी एक नॉर्मल सॉलिड है उसको हम लोग हीट किए हुए हैं तो उसका हम लोग का टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? अगर कोई भी हम लोग सॉलिड सब्सटेंस को हीट किए हुए हैं तो उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। वही अगर हम लोग उसको फ्रीज़र में रख देंगे किसी भी हीट किया हुआ चीज़ को, तो वो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? फ्रीज़ हो जाएगा या एक तरीके से ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हुआ? टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो गया। टेम्परेचर डिक्रीजेस। अब इसके बाद हम लोग को ये समझना है कि एक एग्जांपल से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें टेम्परेचर कैसे इंक्रीज़ हो रहा है और राइज इन टेम्परेचर कैसे डिपेंडेंट होता है। तो पहली बात, अगर हम लोग एक बॉइलिंग पैन में या बॉइलिंग कंटेनर में, एक हम लोग पहले कंटेनर ले लेते हैं। एक कंटेनर में पूरा फिल्ड है एक तरीके से वाटर। ठीक है। और दूसरे कंटेनर में इसमें फिल्ड किया गया है ऑयल। ठीक है। अब दोनों को हम लोग हीट कर रहे हैं, दोनों को हम लोग सेम इक्वल अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सा लिक्विड जो है वो गर्म होगा? मतलब कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, मतलब पहले हीट होना शुरू हो जाएगा या गर्म होना शुरू हो जाएगा? किसका सबसे ज़्यादा पहले टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा? तो सबसे पहले टेम्परेचर हम लोग देखते हैं कि ऑयल का जो है सबसे कम समय में टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज़ होता है। अब अगर हम लोग तेल को गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर सबसे पहले गर्म होता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ऑयल जो होता है उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं या जितने भी सब्सटेंस होते हैं ऑयल के अंदर, वो ईजिली हीट को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। मतलब हीट को ये नीचे से एब्जॉर्ब कर रहा है ऑयल का सरफेस, और वो एक दूसरे को तुरंत तुरंत ट्रांसफ़र कर पा रहा है, जिसकी वजह से जो हीट है एक्चुअली बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र कर पाता है और जल्दी से जल्दी ऑयल गर्म हो पाता है। जिससे हम लोग क्या पता कर पाते हैं कि वाटर के मुताबिक जो ऑयल है वो सबसे जल्दी गर्म हो पाता है। ठीक है। अब दूसरा चीज़ हम लोग समझेंगे कि चेंज इन स्टेट कैसे हो जाता है। मतलब हम लोग ये तो पता है कि मैटर का 3 स्टेट होता है। चेंज इन स्टेट, मैटर का 3 स्टेट होता है, ये तो पता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस।
इन तीनों स्टेट में चेंज, अगर मान लिया जाए सॉलिड को अगर लिक्विड में चेंज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड को गैस में चेंज करना है तो क्या करते हैं, अगर अपोजिट कर दिया जाए गैस को लिक्विड में चेंज करना हो तो क्या करते हैं। तो चेंज इन स्टेट जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, तो एक तरीके से हीट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। अगर हम लोग सॉलिड में टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वही अगर उल्टा कर दिया जाए, गैस का टेम्परेचर को अगर डिक्रीज़ कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और लिक्विड का जैसे हम लोग टेम्परेचर और इंक्रीज ये डिक्रीज़ कर दें तो वो सॉलिड में वापस चेंज हो जाता है। तो ये हम लोग कैसे समझेंगे कि किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी, एक तरीके से बोल सकते हैं बॉडी का, अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो उसके जो एक तरीके से बोलते हैं स्टेट जो है वो चेंज होते रहता है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग पहले पर समझेंगे कि अगर हम लोग एक सॉलिड सब्सटेंस को, एक सॉलिड को हीट करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। एग्जांपल के लिए सबसे इजी है कि एक लोहे का पीस लेते हैं, लोहे का एक छोटा सा कोई पीस है, उसको जब हम लोग हीट करेंगे बहुत हाई टेम्परेचर पे, कुछ 1000 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, 1000 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग इसको हीट कर रहे हैं तो इसका एक ऐसा समय आ जाएगा कि जो लोहे का पीस है वो पूरे तरीके से मेल्ट कर जाएगा, मतलब मेल्टिंग स्टेट में आ जाएगा। तो मेल्टिंग स्टेट में जैसे आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो लिक्विड स्टेट में चला गया। ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो इससे हम लोग क्या पता चला कि जैसे ही हम लोग इंक्रीज़ किए हीट को, हीट देने से क्या हुआ, सॉलिड जो है वो चेंज हो गया लिक्विड स्टेट में। ठीक है, दूसरा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि अगर लिक्विड को और हीट करते जाएँ, लिक्विड को अगर और हीट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में हो जाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटर को बॉयल करते रहते हैं। अब हम लोग बॉयल करते हुए देखते रहेंगे कि उसके ऊपर जो है, अगर किसी कंटेनर में वाटर फिल्ड है, उसको नीचे से अगर आग से पूरा हीट किया जा रहा है। ठीक है, हीटिंग के दौरान हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ वाटर वेपर जो है ऊपर की ओर जाते रहता है, कुछ वेपर जो है ऊपर की ओर जाते रहता है। तो ये जो गैस है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये लिक्विड को जब भी हीट करते हैं, इसका टेम्परेचर जैसे राइज़ करता है तो इसका कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो अपना स्टेट बदल देता है, मतलब चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या देख पाते हैं कि लिक्विड जो वो गैस में चेंज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर में। अब इसी का अपोजिट हम लोग कर देंगे। अगर एक गैस को अगर हम लोग इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिए, जैसे पानी बॉयल हो रहा है, इसके ऊपर अगर हम लोग ढक्कन लगा के इसको कवर्ड कर दिया तो जितना भी गैस इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा होगा वो सब क्या हो जाएगा, इसके ढक्कन के सरफेस पे जा कर के चिपक जाएगा। और जैसे इस ढक्कन को हटाएंगे तो इससे वाटर ड्रॉपलेट थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद नीचे की ओर गिरते दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही जो गैस को हम लोग कंडेंस कर दिए, जब गैस को कंडेंस कर दिए, कंडेंस मीन्स इसका टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दिए, कंडेंस का मीन्स टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दिए, जिससे क्या हो गया कि जो गैस का टेम्परेचर था उसका जैसे टेम्परेचर डाउन हुआ तो वापस वो लिक्विड के स्टेट में चला गया, वापस वो लिक्विड स्टेट में चला गया। लिक्विड को और थोड़ा हम लोग कंडेंस करेंगे तो उसके बाद उस जब जैसे और ज़्यादा कंडेंस करेंगे और ज़्यादा इसको ठंडा करेंगे, जिसका टेम्परेचर और डिक्रीज़ करेंगे तो वो मतलब सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। सिंपल सा चीज़ है, वाटर को हम लोग अगर फ्रीज़ में रख देते हैं तो फ्रीज़र में क्या देखते हैं कि वो वापस से सॉलिड स्टेट मतलब आइस क्यूब के फॉर्म में चला जाता है। कैसे होता है, तो फ्रीज़र का काम क्या है कि वो किसी भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो कम करता है, जिसके वजह से उसका स्टेट चेंज हो रहा है। तो हम लोग पानी का बॉटल अगर फ्रीज़र वाले बॉक्स में रखते हैं तो उसका उससे हम लोग क्या दिखाई देता है, तो जो लिक्विड स्टेट होता है वो उसका सॉलिड स्टेट में चेंज होने लग जाता है। ठीक है, अब इस सब का एक एक प्रोसेस का नाम दिया हुआ है। अब अगर मान लिया जाए कि अगर सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। लिक्विड से गैस में जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन बोलते हैं। वही अगर इसका अपोजिट हम लोग शुरू कर देते हैं, गैस से अगर हम लोग का चला गया किस में, लिक्विड में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। अब उल्टा इसमें फिर से लिक्विड से जब सॉलिड में जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। जैसे हम लोग पानी को फ्रीज में रखते हैं तो वो क्या होता है, आइस क्यूब के फॉर्म में आ जाता है, तो उसको हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसको हम लोग कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब कहीं एक डायरेक्ट प्रोसेस ये रहेगा कि गैस को सीधा सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो गैस को जब भी सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं, नहीं डिपोजिशन, सॉरी डिपोजिशन बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है ना, टेम्परेचर डिक्रीज़ होने पे डिपोजिट होता है सब्सटेंस, डिपोजिट होने से उसका हम लोग क्या देखते हैं, जब से
कोई भी चीज़ डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो सॉलिड के फॉर्म में चला गया, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि अगर सॉलिड से सीधा गैस में ही ट्रांसफ़र हो रहा है, लिक्विड में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या प्रोसेस का नाम देंगे, सब्लिमेशन प्रोसेस। सबसे बड़ा इसका मेन एग्जांपल है जो नेप्थलीन बॉल होता है, हम लोग जो बेसिन में यूज़ करते हैं या कपड़े के बीच में रखते हैं बॉल ताकि कीड़ा ना लग जाए फाइबर्स में। तो वो जो नेप्थलीन बॉल होता है उसका क्या है खासियत कि वो जो नेप्थलीन बॉल है वो सीधा सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है बिना वो लिक्विड में चेंज हुए। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम बोलते हैं, सब्लिमेशन। इसके सब के बारे में डेफिनेशन हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। डेफिनेशन हो गया इसका, कुछ कुछ एग्जांपल्स हो गया, वो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन सा जो सब्सटेंस है वो सब्लिमेशन प्रोसेस करता है, कौन सा कंडेंसेशन करता है। और एक और चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे कि ऑयल और वाटर का जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफरेंट होता है। तो इसका मेन रीज़न इसका डिपेंड करता है वैसे तो नेचर ऑफ द लिक्विड के ऊपर, कि उस लिक्विड का नेचर कैसा है। ऑयल का जो नेचर है वो थोड़ा डेंसर टाइप का होता है, लेकिन लिक्विड जो होता है, वाटर जो होता है, वो थोड़ा एक तरीके से लाइटली स्लाइटली थोड़ा कम डेंसिटी का होता है। ये चीज़ तब हम लोग समझेंगे अच्छे अच्छे से अगले वीडियो में। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और केमिकल चेंजेस भी देखेंगे कुछ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।